Student, today we are going to continue the last topic of this chapter. It is part 5th, and today's topic is embryogeny in monocote. It means how the monocote embryo develop. तो आप देखते हो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, डिवीजन होने लग जाते हैं सेल में. ह्यूमन बीइंग और मैमल्स के केस में हम उसे क्लीवेज कहते हैं, यहाँ पे वो वर्ड हम यूज़ नहीं करते. तो जो जाइगोट होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू करता है. तो इसमें भी जाइगोट में डिवीजन होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे बेसल और टर्मिनल दो सेल बनती है. बेसल सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और वो बनाएगी सस्पेंसर. सस्पेंसर में हमेशा मोटा और लार्ज पार्ट होता है सस्पेंसर, और इसका सेम फंक्शन रहेगा जैसे डाइकोट में होस्टोरियम का था, वैसा फंक्शन रहेगा. जो टॉप सेल होगी वो बहुत सारे डिवीजन करने के बाद प्लूमेल और कॉटिलेडन बनाएगी, और कॉटिलेडन को हम स्कूटेलम कहेंगे. ध्यान रखना, मोनोकोट के अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है और उसका नाम होता है स्कूटेलम. कुछ सीरियल्स होते हैं जो धान होते हैं, चावल गेहूँ वगैरह, इनके अंदर प्लूमेल और रेडिकल. प्लूमेल है जिससे सूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगी. दोनों एक कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, एक शीट से कवर्ड रहते हैं, और उसे हम बोलते हैं सिलोप्टाइल एंड कॉलेरिजा. तो सिलोप्टाइल है सूट अपेक्स मतलब प्लूमेल की कवरिंग, और कॉलेरिजा है रेडिकल की कवरिंग. ओके, अब देखो मोनोकोट एम्ब्रियो के हम स्ट्रक्चर देखें तो मोनोकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपको एक कॉटिलेडन नज़र आएगा, क्योंकि ये मोनोकोट है तो एक कॉटिलेडन नज़र आएगा जिसे हम स्कूटेलम कहेंगे. ग्रासेस फैमिली जिसे हम ग्रेमिनी कहते हैं, वो यहाँ पोएसी कहते हैं, ये भी मोनोकोट है, और इनके एक कॉटिलेडन को हम स्कूटेलम कहते हैं. ये जो लेटरल साइड में रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ये स्कूटेलम अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, और नीचे रेडिकल होगी और ऊपर की तरफ प्लूमेल होगा. रेडिकल की कवरिंग को हम कॉलेरिजा कहेंगे और सूट की कवरिंग को हम सिलोप्टाइल कहेंगे. स्कूटेलम मतलब कॉटिलेडन है, तो इसको एपिकोटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एपिकोटाइल कॉटाइल के ऊपर लेवल से बनता है. सूट की कवरिंग को सिलोप्टाइल कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. देखो डायग्राम से समझ आएगा आपको. वापस जो थ्योरी पढ़ी हमने, ये रहा मोनोकोट का ऊस्पोर मतलब जाइगोट. जाइगोट में हुआ डिवीजन जिससे मिडल सेल, टर्मिनल सेल और सस्पेंसर बने. लैंग्वेज में मिडल सेल मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ मिडल मैन की तरह बिहेव करती है. नीचे देखो टर्मिनल सेल है, ऊपर सस्पेंसर है, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ. हम यहाँ पे हार्ट शेप ग्लोबुलर एम्ब्रियो ऐसा वर्ड यूज नहीं करते. सस्पेंसर है वही ऑस्टोरियम है, क्योंकि डाइकोट में आपने देखा था, डाइकोट एम्ब्रियो में अंदर आपने देखा था सस्पेंसर की टॉप पार्ट को हम बोलते थे हॉस्टोरियल. यहाँ पे हमारा सस्पेंसरी हॉस्टोरियल की तरफ बिहेव करेगा. इसमें प्लूमेल और कॉटिलेडन शो कर रखे हैं, डर्मेटोजन, ग्राउंड टिश्यू वगैरह नहीं बता रखा. देखो इसी में से क्या होगा, प्लूमेल जनरेट होगा जिससे सूट अपेक्स कहेंगे, एक कॉटिलेडन बनेगा. हाइपोकोटाइल वह होगा जिससे रूट रेडिकल बनेगा, और ऊपर सस्पेंसर. ये दो डायग्राम को कॉमन लेबलिंग है, देख लो. एक कॉटिलेडन बता रखा आपको, एक प्लूमेल बता रखा जो कि लेटरल साइड में सूट अपेक्स बनाएगा, ये रेडिकल्स है. ओके, इट इज़ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मोनोकोट सीड. आप देख लो, इसमें ABCD करके पूछ लेते हैं. तो टॉप में देखो, टॉप में आपको ये बता रखा स्कूटेलम, इट इज़ वन कॉटिलेडन ऑफ मोनोकोट. ये लेटरल में है, देखो साइड में है, तो ये लेटरल है, सुपरफिशियल या बेसल नहीं है. उसके उधर की तरफ देखो सिलोप्टाइल, दैट इज़ कवरिंग ऑफ सूट अपेक्स. ये जो एपीब्लास्ट है ये क्या है, ये रिड्यूस और रूमिनेंट कॉटिलेडन है. डाइकोट के अंदर तो ये कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ये रिड्यूस रहता है, इसी का नाम है एपीब्लास्ट. एक ही कॉटिलेडन होता है, वो वेल डेवलप होता है, इसीलिए इसका नाम मोनोकोट पड़ा और इसको स्कूटेलम कहते हैं. नीचे आप आओगे तो नीचे रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, और रूट कैप का भी सीट होता है, उसे हम कॉलेरिजा कहते हैं. तो इट इज़ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, मीन्स मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम. ओके, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ जाएगा. अब हम आगे आते हैं. देखो ये एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस सीड मैंने आपको पहले पढ़ा दिया. मैंने आपको बताया था जो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, वो वैसे तो डेवलप होता है, एम्ब्रियो उसके साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई बार एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है. इन सम सीड्स द एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीड एज फूड स्टोरेज टिश्यू
सच सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कैस्टर, मेज, व्हीट, बार्ले, रबर एंड कोकोनट। ध्यान रखना, एंडोस्पर्मिक सीड, एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म सीड के मैच्योर होने के, एम्ब्रियो के मैच्योर होने के बाद भी कंज्यूम नहीं हुआ है। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस इसका उल्टा है, इसमें फूड स्टोर नहीं रहता, पूरी तरह से एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल है पी ग्राम, बीन, ग्राउंडनट। ओके, फिर एक टर्म आती है हमारे पास में, पेरिस्पर्म क्या होते हैं। तो आप जानते हो न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ओव्यूल का, वो डेवलप होने, एम्ब्रियो सैक के डेवलप होने के बाद न्यूक्लियस कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कई बार न्यूक्लियस भी परसिस्ट करता है सीड के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। मतलब ऐसे स्पर्म मतलब सीड, पेरी मतलब उसके अराउंड में कुछ मटेरियल है। तो ब्लैक पेपर, कॉपी, कैस्टर, कार्डेमम एंड निम्पिया, these all are the example of perisperm. Very important, perisperm is different than endospermic और non endospermic seed. perisperm में न्यूक्लियस रिमेन रह रहा है, ध्यान रखना। टेस्ट और टैगमन क्या है, आपको मैंने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया तो उसकी कवरिंग, ओव्यूल में कवरिंग बताई थी जो एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखती है, जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट सीड के फर्टिलाइजेशन होने के बाद बाहर वाली तो बनाती है टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। ये क्या है, सीड के दो कोट है, दो लेयर है, बाहर वाली इंटेग्यूमेंट, बाहर वाला कोर कवर बनाती है टेस्टा, अंदर वाला टैगमन। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीज एंड रीसेज 10 to 15%। धीरे धीरे सीड सूखता है, उसकी मॉइस्चर कम होती जाती है, सीड सूख जाता है और इस कंडीशन में सीड को इनएक्टिविटी है, सीड की इनएक्टिवेट स्टेज है, इसको हम डोरमेंसी कहते हैं। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी डोरमेंसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मतलब प्लांट के जो सीड होते हैं उनके नहीं उगने की प्रॉपर्टी को हम डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी की वजह से ही हम धान को स्टोर कर पाते हैं। जैसे हम गेहूँ बोरियों में पटक रखते हैं तो गेहूँ उगते नहीं है, नहीं उगने की प्रॉपर्टी को ही डोरमेंसी कहते हैं। ओके, डोरमेंसी को ब्रेक करना हो तो आप ह्यूमिड मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, उसके ऊपर पानी डालो, बीज उग जाएंगे, मतलब डोरमेंसी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे पीजीआरस में। पेरिकार्प क्या है, जब फ्रूट पक जाता है तो उसके ऊपर की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। द टिश्यू ऑफ ओवरी वॉल इज ऑल्सो स्टिमुलेट टू ग्रो विद डेवलपमेंट ऑफ द सीड, इट प्रोड्यूस अ फ्रूट वॉल पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। ये वापस 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। कई बार थैलामस और उसके आसपास के पार्ट होते हैं वो भी प्रोलिफेरेट होकर फ्रूट के साथ डेवलप हो जाते हैं, तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो आपको पता है फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी, बट ओवरी के अलावा कोई पार्ट फर्टिलाइज करके फ्रूट बनाता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, सूडोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ओके, लेकिन अगर फ्रूट है वो जो डेवलप हो रहा है वो ओवरी से ही बनता है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, यूकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अधिकतर फ्रूट यूकार्पिक फ्रूट ही होते हैं। ओवरी फर्टिलाइज होकर फ्रूट बनाए तो ट्रू, और ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट बनाए तो फॉल्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट ऑल्सो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस। जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे वो सीडलेस होंगे, और सीडलेस फ्रूट को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इट्स बेस्ट एग्जांपल बनाना, ग्रेप, टोमेटो। टोमेटो को हम आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बनाना एंड ग्रेप आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हमने डिस्कस किया ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हम मॉर्फोलॉजी में फिर पढ़ेंगे इनको। इन्हें यूकार्पिक फ्रूट और सूडोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देख लो। बीन सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड है। जो कैस्टर सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड है। जो मेज है वो मोनोकोटिलिडन एंडोस्पर्मिक सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट है, जिसे हम ग्रेमिनियम कैरियोप्सिस भी कहते हैं। मतलब ये एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड है। जो भी मोनोकोट सीड होते हैं एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे एलुरॉन लेयर कहते हैं। एलुरॉन लेयर प्रोटीन रिच लेयर होती है। आप सब जानते हैं जब एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है तो एलुरॉन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होती है, इसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है नीट में। ऑनियन सीड क्या है, एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड है। आपको पता है ऑनियन, गार्लिक लिलिएसी फैमिली से आते हैं और लिलिएसी फैमिली भी मोनोकोट फैमिली है।
अब हमारे पास टर्म आती है विएबिलिटी ऑफ सीड, मतलब सीड कब तक जिंदे रह सकते हैं, आखिर कब तक उनके अंदर उगने की औकात रहती है, कैपेसिटी रहती है, उसे बोलते हैं विएबिलिटी ऑफ सीड। एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड विएबिलिटी ऑफ सीड। सीड के उगने की कैपेसिटी कब तक रहती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास फॉइनिक्स डैक्टिलिफेरा, इट इज़ अनदर नेम ऑफ खजूर, और इसके बीज में 2000 साल की वेबिलिटी रहती है। इसे किंग हेरोड प्लेस डेड सी के पास से डिस्कवर किया था। लेकिन ये एक सीड है लुपिनस आर्किटक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आर्कटिक टुंड्रा में ये प्रेजेंट है, मतलब डिस्कवर हुआ। ये 10,000 साल पुराना सीड था। तो सीड की वेबिलिटी आप देख रहे हो 2000 खजूर की, 10,000 इस लुपिनस की, तो वेरी करती है। सीड वेएबल है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड नाम का केमिकल सॉल्यूशन यूज होता है। उसके अंदर कलर चेंज होते हैं और कलर चेंज होने से हम वेएबिलिटी का पता लगाते हैं। दिस टर्म और दिस सॉल्यूशन और केमिकल नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। मैं आपकी जानकारी के लिए बस इसको डिस्कस किया। ओके, पार्थेनोकार्पिक हम पढ़ चुके। पार्थेनोकार्पिक प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। ग्रेप्स बनाना आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक। अब सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी, वैसे तो मैंने आपको ये टर्म पढ़ा दी। सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी इंट्रास्पेसिफिक या इंट्रास्पेसिफिक दोनों हो सकती है। मतलब गैमीट बहुत सही है, दोनों गैमीट मेल और फीमेल गैमीट सही है, फिजियोलॉजिकली भी सही है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ भी सही नहीं हो पाना, मतलब लड़का लड़की दोनों सही है, फिजिकली भी सही है, सेक्स ऑर्गन भी सही है, गैमिट भी सही है, फिर भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो ये सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी है। ओके, ये विद इन वन स्पीसीज हो सकती है जिसे इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, बिटवीन टू स्पीसीज हो सकता है जिसे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। ओके, अब इसके कारण हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या गैमेटोफाइटिकल या स्पोरोफाइटिकल। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड कोई जीनोटाइप है उसमें स्पोरोफाइट में प्रॉब्लम है। गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल है उसमें जीनोटाइप में प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो ये है इनकॉम्पेटिबिलिटी। ज़्यादा ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको सुपरफिशियली बताया। हमारे पास टर्म आती है अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो अपोमिक्सिस इसका मतलब क्या है, विदाउट मिक्सिंग, मतलब इसके अंदर जाइगोट या एम्ब्रियो तो बन रहा है लेकिन गैमीट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू गैमेटिक फ्यूजन, मतलब गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट नहीं बना रहे हैं और फिर भी एम्ब्रियो या जाइगोट बन रहा है। इन प्लांट अपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये मिमिक्स का मतलब नकल कर रहा है ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें भी सीड बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये एस्टेरेसी और ग्रासेस की कुछ फैमिली के अंदर देखा जाता है अपोमिक्सिस। इसको एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं। तो इसके टाइप्स देखो अपोमिक्सिस के, रिकरेंट अपोमिक्सिस या रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसका क्या मतलब है, एगैमोस्पर्मी तो बात तो वही है, प्रोडक्शन ऑफ सीड और जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन है। इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड हैज़ एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी। मियोसिस एंड सिनगेमी का मतलब गैमेट भी नहीं बने, फ्यूज भी नहीं हुए, तो दोनों के नहीं होने से भी सीड बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो उसे एगैमोस्पर्मी कहेंगे। इट इज़ सिनोनिमस ऑफ एपोमिक्सिस। इसके दो टाइप है, नॉन करंट और रिकरेंट। अब नॉन करंट के अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड सेल से बनेगा और जो डिप्लॉयड सेल होगी वो डायरेक्टली बना देगी, डिप्लॉयड सेल होगी वो डायरेक्टली सीड बना देगी। अगर वो न्यूसिलर सेल है तो अपोस्पोरी, और अगर वो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है तो डिप्लोस्पोरी। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा, अपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। इसका क्या मतलब होता है, दोनों ही डिप्लॉयड सेल है जो डायरेक्ट बिना गैमीट बने और फ्यूज हुए बच्चा बना रही है, एम्ब्रियो बना रही है। ये दोनों ही पार्ट है एगैमोस्पर्मी एगैमोस्पर्मी अपोमिक्सिस के। अपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी दोनों ही डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो बन रहा है। अपोस्पोरी में डिप्लॉयड सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, और डिप्लोस्पोर में वो मेगास्पोर मदर सेल है।
तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो डायरेक्ट बन रहा है तो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, एक टर्म होती है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग। इसका मतलब स्पोरो वर्ड आ गया तो समझ जाओ डिप्लॉयड सेल है। तो कोई भी डिप्लॉयड सेल होगी एग सेल के अलावा, और वो अगर बना देती है डायरेक्ट सीड बना देती है, एम्ब्रियो बना देती है, तो उसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक बडिंग या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका मतलब वो सारी सेल एग सेल को छोड़ के जो डिप्लॉयड हो और डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे। तो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट, क्योंकि दोनों ही डिप्लॉयड है, आप जानते हो ओव्यूल पूरा डिप्लॉयड होता है एम्ब्रियो सेक को छोड़ के। न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड रहते हुए डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देती है, तो इसे हम बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टर्म है, ध्यान रखना। अब देखो, अगर ये सब होने लग गया प्लांट में कि बनना तो चाहिए था एग से फ्रूट, फर्टिलाइज तो उसको होना चाहिए था, लेकिन कभी इंटीग्यूमेंट हो रही है, कभी न्यूसिलस फर्टिलाइज हो रहा है, कभी कोई डिप्लॉयड सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रही है, तो ये कंडीशन प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी को लीड कर देगी। मतलब इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सारे बच्चे एम्ब्रियो एक साथ पैदा होना। तो हमारे समाज के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटी में पॉली एम्ब्रियोनी देखते हो आप, बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाना। तो देखो इसका क्या कारण हो सकता है। फिनोमिना ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। देयर मे बी मोर देन वन एग सेल इन एम्ब्रियो सेक, या फिर मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन ओव्यूल। या तो बहुत सारे एम्ब्रियो सेक है ओव्यूल में, या फिर एक एम्ब्रियो सेक में बहुत सारी एग सेल है, इसीलिए इतना ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कई डबल फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं। इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ओके, तो मेन टॉपिक पूरे हो गए। अगर एक टर्म आप देखोगे, एक टर्म होती है एंथोलॉजी। एंथर से वर्ड आया, एंथर फ्लावर का पार्ट है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एक टर्म होता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। मतलब फ्लावर का बिजनेस करना फ्लोरिकल्चर है, जबकि फ्लावर की स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। इसी तरीके से वर्ड आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट। फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। फिर सीड की स्टडी को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। ध्यान रखना, स्पर्मोलॉजी सीड की स्टडी है, स्पर्मोलॉजी स्पर्म की स्टडी नहीं है। जीन या मेटाजीन या दो टर्म्स होती है। तो जो एंडोस्पर्म के ऊपर पॉलन क्या इफेक्ट डालता है, इसे हम जीनिया कहते हैं, और एंडोस्पर्म के अलावा दूसरे टिश्यू पे क्या इफेक्ट डालता है, उसे मेटाजीनिया कहते हैं। ये फोकल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पूरा किया। ये बहुत वेटेज वाला और लेंथी चैप्टर था। 7-8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं किसी एग्जाम में, और ये टफ चैप्टर माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बिना बोर्ड के भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बार बार वीडियोस देखना, अपने नोट्स खुद बनाना, और इस वीडियो से जहाँ भी समझ नहीं आए उसको रिपीट कर करके देखना, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट्स कर देना, कमेंट में बता देना। शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ बताना ना भूलें। अच्छे से आप पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो। हम धीरे धीरे, जब तक लॉकडाउन पीरियड है, मुझे टाइम मिल रहा है और मैं कंटिन्यूसली एक वीडियो रोज़ डालूँगा, तो हो सकता है हम सिलेबस को भी कवर कर लें, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मई में भी लॉकडाउन खुल पाएगा। तो बच्चों, हमारे पास बहुत टाइम है, या आपके पास भी घर पे बहुत टाइम है, और ये आपको करते रहना है, फालतू बैठे नहीं रहना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।